आपने उदारवादी उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक, आपने एक नाम देखा था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की मैंने आपको एक बुक बताई थी, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, है ना, कि भारत से धन संपदा पूरा का पूरा कहां शिफ्ट हो रहा है, यूरोप में। क्लियर? अब इसके बाद आपको देखना है क्या, महात्मा गांधी की एंट्री। ठीक, महात्मा गांधी की एंट्री हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में होती है कब से, 1915। डेट ध्यान रखना है आपको, 9 जनवरी 1915। क्लियर? चलिए सबसे पहले एक बात बताइए, देखिए इनके बारे में बेसिक चीजें आपको पता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी। जैसे इनका बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सारे लोगों को पता हो, है ना। कब हुआ था इनका जन्म? 1869, 1969 नहीं, है ना, 1869। अब देखते हैं, सबसे पहले इनकी एक यात्रा आपको ध्यान में रखना है, और वो यात्रा है साउथ अफ्रीका की। क्लियर? साउथ अफ्रीका की यात्रा इनको याद में रखना है आपको, क्योंकि ये गुजरात के एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला करके एक व्यापारी थे। इनका केस लड़ने के लिए ये पहली बार महात्मा गांधी कहां पर गए, साउथ अफ्रीका। ये आपने पहले भी पढ़े हो, साउथ अफ्रीका गए, और यहां पर इन्होंने सबसे पहले जो हमने मूवमेंट चालू किया गया है, उन मूवमेंट की बात करते। महात्मा गांधी जी ने ना सिर्फ भारत में आंदोलन किए, अपितु इनके कुछ आंदोलन का प्रभाव साउथ अफ्रीका में भी रहा है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने, है ना, टॉलस्टॉय फाउंडेशन की स्थापना की। ठीक, और यहां पर भी इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। ठीक, यहां पर रोजगार प्रदान करने के लिए लोगों को एक किया, संगठन की स्थापना की। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ एक कानून हुआ करता था कि उसमें ईसाई पद्धति से विवाह वैध माना जाता था, गैर ईसाई पद्धति से जो विवाह होगा वो अवैध होगा, तो इसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने यहां पर काम किया। क्लियर? कुछ आपको इंस्टीट्यूट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊंगा, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद गांधी जी की 9 जनवरी 1915 भारत वापसी होती है। डेट याद रखना है, कौन सी? 9 जनवरी 1915। 21 वर्ष बाद की भारत वापसी होती है। 1893 में साउथ अफ्रीका जाना था केस लड़ने के लिए। देन इसके बाद में आप देखते हैं कि 21 वर्ष बाद भारत में वापसी होती है महात्मा गांधी की। क्लियर? और ये दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 जनवरी, है ना। इसका प्रवासी 9 जनवरी आपको ध्यान रखना क्यों मनाया जाता है। महात्मा गांधी की भारत वापसी हुई थी इस दिन, और यह शुरुआत भी कब से की गई है? 2003। ठीक, 2003 से हम इस दिवस को मना रहे हैं। अब देखेंगे आप, भारत में जब वापसी हुई महात्मा गांधी की 1915 में, 1915 में वापसी हुई, तो क्या इस समय अंग्रेजों का शासन था? अंग्रेजों का शासन था, है ना। और आपने देखा है कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? क्यों हुई थी बताइए? वो तो सिद्धांत था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था, तड़ित चालक का सिद्धांत था। कांग्रेस की स्थापना एक ऐसे मंच के रूप में हुई थी कि जनता की मांगों को हम किसके सामने रखेंगे? अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने जनता की मांगों को रखेंगे, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम था कौन? कांग्रेस, है ना। अब देखेंगे, अब भारतीय जनमानस लगभग तैयार है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण नेता की भारतीय राजनीति में एंट्री होती है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। 1915 में भारत वापसी के समय यहां पे इन्होंने अपने एक पॉलिटिकल गुरु बनाए, राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु का नाम आपको मैंने पहले भी बताया हूं, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। आप ध्यान देंगे, यहां पर राजनीतिक गुरु बने,
लेकिन 1914 से लेकर 1918 तक एक विश्व परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी घटना चल रही थी, और वो घटना थी प्रथम वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, है ना, क्योंकि दो हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो प्रथम चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर ब्रिटिशर्स लोगों को हम मदद दे, भारतीय जनमानस उनको युद्ध में सपोर्ट करे, तो ऐसा हो सकता है इससे अंग्रेज लोग खुश हो जाए और बदले में हमको भारत को स्वतंत्र कर दे। तो गांधी जी की यह मंशा थी कि वहां पे इन्होंने भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप अंग्रेजों को क्या करिए, मदद कीजिए युद्ध में। अगर उनको आप सहयोग देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग भारत को स्वतंत्र कर दे। एक बात बताइए, जब अंग्रेजों का इतना सारा कुछ शोषणवादी नीति जारी है भारत में, है ना, आपका पूरा का पूरा धन निष्कासन का सिद्धांत तो हो रहा है, जनता में तमाम शोषणवादी नीतियां थोप दी गई है जनता पर, उस समय एक व्यक्ति आकर ऐसा बोले कि आप अंग्रेजों को सपोर्ट करो, तो क्या सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यहां पे महात्मा गांधी को एक नाम दिया गया, भर्ती कराने वाला एजेंट। ये महात्मा गांधी को एक नाम दिया गया, क्योंकि आप सोच के देखिए महात्मा गांधी जी किसके फेवर में बोल रहे हैं? अंग्रेजों के, है ना। तो यहां पे ये नाम दिया गया उन्हें, भर्ती कराने वाला एजेंट करके एक नाम दिया गया। हालांकि यहां पे महात्मा गांधी की विचारधारा कैसी थी, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिर यहां से 2-3 आंदोलन चालू होते हैं, जैसे आपने सबसे पहले एक नाम सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का। एक आपने नाम सुना है अहमदाबाद आंदोलन, और एक नाम और आता है खेड़ा आंदोलन। ठीक, चंपारण जो सत्याग्रह था ये था बिहार वाले क्षेत्र में 1917 में। ये चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह या अहमदाबाद आंदोलन और एक खेड़ा आंदोलन अक्सर एग्जाम में रिपीट एंड रिपीट क्वेश्चन होते हैं। आसपास या सारा का सारा राजनीतिक आंदोलन इन्हीं के आसपास होगा, आप देखेंगे क्योंकि अब 3 आंदोलन की सफलता ने महात्मा गांधी को जनता से जुड़ने का एक मौका दिया। जनता के सामने छवि कैसी गई? पॉजिटिव छवि गई। क्या यहां पर जितने भी आंदोलन हुए, कैसे आंदोलन हुए? सफल हुए। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार, ये सत्याग्रह सिर्फ इसलिए था कि अंग्रेजों की एक पद्धति थी, 3 कठिया पद्धति, जिसमें इनको क्या करना पड़ता था, किसानों को 1 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए रिजर्व करना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं से किसानों के हित में बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि किसान नील थोड़ी नहीं खाएगा, जनता नील थोड़ी नहीं खाएंगी। यहां पे ब्रिटेन के औद्योगिक कारखाने फल फूल रहे थे, लेकिन भारत में किसानों के खिलाफ में योजनाएं चल रही थी, जिसमें एक नाम आता है बिहार की 3 कठिया पद्धति। क्लियर? अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़े हैं। वो अकाल इसलिए पड़े हैं क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां ही ऐसी थी, है ना। अंग्रेजों की नीति सारी की सारी कैसी थी? शोषणवादी। जनता का अधिकतम शोषण हो और यूरोप ब्रिटेन का अधिकतम कल्याण हो, जिसको बोलते हैं हम क्या? ड्रेन थ्योरी आपने एक देखा, धन निष्कासन का सिद्धांत देखा, है ना। जॉन सुलिवन का एक स्टेटमेंट आता है कि ब्रिटिश प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है। स्पंज एक फोम का टुकड़ा, है ना, कि गंगा से तमाम अच्छी चीजों को सोख लेती है और थेम्स में जाके निचोड़ देती है। इसका मतलब क्या है? भारत की प्रमुख नदी गंगा, गंगा से सारी अच्छी चीजों को सोखना, और थेम्स मतलब ब्रिटेन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहां पे जाके सारी की सारी अच्छी चीजों को वहां पे मतलब थेम्स में निचोड़ देना। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा भारत की अच्छी चीजों को उठाओ और शिफ्ट कर दो कहां पर? ब्रिटेन में। ये जॉन सुलिवन का एक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 3 आंदोलन, चंपारण, एक अहमदाबाद का मील मजदूर का आंदोलन था, और एक उसके बाद एक आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन। ये तीनों आंदोलन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर देन चालू होता है एक खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद में एक आंदोलन चालू होता है आपका रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट में भी ऐसा था कि महात्मा गांधी को यहां से जुड़ने का मौका मिला। जनता के धीरे धीरे करीब आ रहे थे महात्मा गांधी, है ना। तो सबसे पहले तीनों आंदोलन लिखते, हेडिंग डालेंगे आप, गांधीवादी आंदोलन। अच्छा, इससे पहले जो आप एक पेज पे जो इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे थे ना, इंस्टीट्यूशन का नाम
उसके लिए एक पेज आप पूरा छोड़ देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप गांधीवादी आंदोलन, क्योंकि अभी कुछ इंस्टीट्यूशन में आपको लिखा रहा हूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपको अभी लिखाऊंगा, है ना। डेली हमको उसको तैयार करते हुए चलना है। गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है क्या, अच्छा पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने काम किया। साउथ अफ्रीका में लोगों को जोड़ने के लिए या वहां पे इंडियंस को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी के कुछ काम है, वो आपको देखना है। एक बुक का नाम अक्सर पूछा जाता है, ये बुक का नाम है अनटू दिस लॉस। ये बुक है जॉन रस्किन की, किसकी, जॉन रस्किन की। और इस बुक से गांधी जी को एक सीख मिली। मतलब ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे ज्यादा किस बुक से प्रभावित हुए थे, तो ये जॉन रस्किन की बुक का नाम है अनटू दिस लॉस्ट। इससे गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और इस बुक से गांधी जी को एक सीख ये मिली कि व्यक्ति को दूसरों के लिए ज्यादा जीना चाहिए, दूसरों का कल्याण ज्यादा करना चाहिए। और आप देखेंगे लगभग यही विचारधारा पे बढ़कर ही व्यक्ति कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है। और आप महात्मा गांधी जी का उदाहरण देख सकते हो। स्वयं B.R. अम्बेडकर जी का जीवन भी पर्सनल रहा है क्या, हमेशा ये दूसरों के लिए जिए, हमेशा देशवासियों के लिए जिए। और आप देखेंगे अंबेडकर जी का जीवन को आप उठा के देखिएंगे तो कितना संघर्ष झेला है, कितना कुछ प्रताड़ना झेली है, उसके बावजूद भी देश की एक ऐसी व्यवस्था बना के गई है कि यहां इस व्यवस्था के दम पर आप इतनी सारी लड़कियां आज बैठे हो ना, तो इसमें B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है महिला शिक्षा में। आप लोग जानते होंगे, है ना। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपना तमाम जीवन दूसरों को समर्पित किया है, अपने लिए नहीं जिए। क्योंकि अपने लिए जीते तो बहुत अच्छी लाइफ जी के चले जाते, लेकिन ऐसी नींव रख के गए कि आज आप यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, इसमें भी इनका योगदान है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था करके गए कि देश में सभी को उनके अधिकार मिले, है कि नहीं। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखना महात्मा गांधी।